हेलो दोस्तों, मैं मनीषा कुमारी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बिहार स्पेशल का सीरीज। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को जलवायु के बारे में बताऊंगी। तो ये जलवायु है क्या? आखिर आप लोगों के भी मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जलवायु पढ़ने जा रहे हैं, तो ये जलवायु क्या है और ये इसका इफेक्ट किस किस जगह पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जलवायु क्या है? किसी भी स्थान की दीर्घकालिक स्थिति को हम क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। और जलवायु किसी भी एक लंबे समय की अवधि को बताता है। लेकिन मौसम क्या है? मौसम एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है किसी भी स्थान का। अगर हमें लघुकालिक स्थिति का अगर पता लगाना है कि इस समय मौसम कैसा है या जो स्थिति है कैसी है किसी भी स्थान की, तो वो क्या हो जाता है? मौसम। तो चलिए हम देखते हैं जलवायु। जलवायु को हम कैसे मेजर करते हैं? अगर हमको मापना है कि अभी जलवायु कैसी चल रही है, तो कैसी जलवायु हो? तो मानसूनी टाइप की जलवायु है भारत की जलवायु। ठीक है, तो ये मानसूनी क्यों है? और जलवायु को हम अगर मापेंगे तो कितने समय के लिए मापेंगे? तो जलवायु को हम मैक्सिमम मापते हैं 35 ईयर्स के लिए। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि अगर हम जब जलवायु को मेजर करते हैं तो कितना समय हम मैक्सिमम ले सकते हैं? तो 35 ईयर्स। और अगर मौसम को जब हम मेजर करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं। जैसे कैसे कंपेयर करते हैं कि आज का मौसम जो है ना वो कल से ठंडा है, या आज का मौसम कल से गर्म है, या अभी सुबह में बारिश हो रही थी, सुबह का मौसम और अभी के मौसम बदल गया। तो हम ऐसे भी बोलते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है। तो मौसम बहुत शॉर्ट टर्म में चेंज हो जाता है, लेकिन जलवायु एक लंबी स्थिति है। तो यही डिफरेंस है जलवायु और मौसम में। ठीक है, तो हमें जब मौसम का पता लगाना होगा तो हम जैसे आप कभी भी गूगल पे सर्च कीजिएगा कि आज का मौसम क्या है, तो आपको बता देगा कि कितना डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, वर्षा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ आपको बता देगा। लेकिन अगर आप जलवायु के बारे में अगर आप गूगल करते हैं तो वो आपको मतलब प्रीवियस ईयर का जो उनका अध्ययन है उसके बेसिस पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जलवायु क्या है ये समझ में आ गया होगा कि जलवायु को हम जब भी मेजर करेंगे एक दीर्घकाल अवधि के लिए, किसी भी स्थान का एक दीर्घकाल अवधि के लिए अध्ययन करेंगे। ठीक है, और अगर हम मौसम के बारे में जानना चाहते हैं तो लघुकाल की स्थिति होती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि बिहार की जलवायु कैसी है। तो मैं इसको आपको कुछ स्टेप्स में बताऊंगी कि बिहार की जलवायु के बारे में, मतलब क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो जो बिहार की जलवायु है, जलवायु बहुत सारी चीज़ों पे क्या करती है? डिपेंड रहती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं तो बिहार कहाँ स्थित है? बिहार स्थित है इंडिया के उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, तो आप जब भी मैप पे दिखिएगा तो बिहार को पाइएगा कि वह यूपी और वेस्ट बंगाल के बीच में है। ठीक है, तो जो भी उत्तर प्रदेश का जलवायु होगा और जो पश्चिम बंगाल की जलवायु होगा, तो उन दोनों की जलवायु का कुछ इफेक्ट बिहार की भी जलवायु पे भी रहता है। ठीक है, तो बिहार की जो जलवायु है भिन्न भिन्न प्रकार की है। कैसे? क्योंकि जो बिहार का कुछ एरिया है वो सूखा रहता है और कुछ एरिया है वो बाढ़ उसमें ज़्यादा आता है। तो इसीलिए क्षेत्रीय विविधता बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो कहीं बाढ़ अधिक है, कहीं पे पानी का बहाव ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं पे सूखा है, अकाल पड़ रहा है। तो इससे विविधता ज़्यादा पाई जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है? इसका प्रभाव कैसे आपको देखने के लिए मिलेगा? इसका प्रभाव ये मिलेगा कि वहाँ की जो मिट्टी है उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी। जब आप ड्रेनेज सिस्टम पढ़े होंगे या जब आप नदियों के बारे में पढ़े होंगे तब आपको पता होगा, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो जो हिमालयी नदियाँ हैं ना, तो वो हिमालय से नीचे आती हैं, तो वहाँ से अवसाद वगैरह लेकर के आती हैं। तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो जब वो ऊपर से नीचे आते हैं तो कुछ मिट्टी ऊपर से लेके आती है, तो एक नए मिट्टी का निर्माण होता है। तो उससे क्या हो जाता है? मृदा की जो प्रकृति है वो चेंज होती है बाढ़ वगैरह की वजह से। लेकिन अगर सूखा है तो उधर की क्या होती है? उसकी उधर की उर्वरता भी कम होती है, उधर का प्रकार भी कम होगा, उपजाऊ भी कम होगा। तो इसीलिए जो जलवायु है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आर्थिक स्थिति से भी इम्पोर्टेंट है और फाइनेंशियली और क्या बोलते हैं रहन सहन के स्थान के आधार पे भी बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि जलवायु की वजह से मिट्टी की प्रकृति कैसे चेंज होता है। तो आई होप मैं आपको ये चीज़ समझा पाई होंगी।
कि बिहार में जो है कहीं सूखा है, जैसे उत्तरी बिहार का बहुत सारा एरिया है, उधर बाढ़ ज़्यादा आता है तो उधर की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है। तो ये भी एक तरह की जलवायु की वजह से ही हो रहा है। तो उधर की मिट्टी की प्रकृति डिफरेंट है और दक्षिणी बिहार के मिट्टी की प्रकृति डिफरेंट है। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस एरिया में कैसी मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे फसल कैसा होता है और जलवायु की वजह से वहाँ पे जो आर्थिक स्थिति है वो कैसे चेंज हो सकती है। ठीक है, या चलिए ठीक है, अब मैं आपको अगले स्टेप में आपको मैं दिखा रही हूँ या समझा रही हूँ कि बिहार की जो जलवायु है यूपी और पश्चिम बंगाल से कैसे मतलब एक दूसरे के समान है। ठीक है, तो जब भी आप बिहार देखिएगा, बिहार का मैप आप जब भी देखते हैं तो जब भी आप देखिए बिहार है, बिहार के जस्ट वेस्ट में है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया बिहार के कुछ एरिया के साथ क्या करता है, बॉर्डर साझा करता है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ का जो ज्योग्राफिकल एरिया है सेम है। वैसे ही जो बिहार का जो पूर्वी भाग है वो पश्चिम बंगाल का, इधर वेस्ट बंगाल है, इसका पश्चिमी जो एरिया है ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा। जैसा वेस्ट बंगाल की जलवायु रहेगी वैसा ही उस जो बॉर्डर के आसपास के जिलों में वैसा ही जलवायु बिहार का भी रहेगा। तो हम इस चीज़ को ये चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे यूपी में ज़्यादा उष्ण टाइप की जलवायु होती है, जो बिहार का जो यूपी और बिहार से जो सटे हुए ज़िले हैं ना उधर उष्ण टाइप की जलवायु मिलेगी। लेकिन अगर आप बिहार और वेस्ट बंगाल के अगर बॉर्डर में कुछ ज़िले हो गए, जैसे क्या हो गया, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, भागलपुर हो गया, इन सारे तरफ आप जाइएगा तो उष्ण यानी आर्द्र प्रकार की जलवायु मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एरिया के वाइज, क्षेत्र के वाइज जलवायु कैसे चेंज होता है। ठीक है, अब मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगी कि जो जलवायु है उसको कौन कौन सा कारक क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो जो जलवायु है उसको बहुत सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि जलवायु, बिहार की जो जलवायु है वो किस किस चीज़ से इफ़ेक्टेड होती है, किस किस चीज़ से इस पे इफ़ेक्ट होता है, प्रभाव क्या होता है। तो जो बिहार की जलवायु है वो हिमालय की स्थिति जो है ना उससे भी प्रभावित होती है। ठीक है, और जो कर्क रेखा से जो बिहार की दूरी है उससे भी बिहार की जलवायु पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और तीसरा चीज़ क्या है, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता है। तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं आती हैं तो उसकी वजह से भी यहाँ की जलवायु से पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये तीन चीज़ की। और चौथा चीज़ क्या हो गया, चौथा पॉइंट क्या होता है कि ग्रीष्मकालीन तूफान तथा दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता से की वजह से भी बिहार की जलवायु प्रभावित होती है। ठीक है, तो आप ये 4 पॉइंट आप अपने माइंड में रखिएगा कि बिहार की जलवायु कैसे कैसे प्रभावित होती है, कौन कौन से कारक की वजह से प्रभावित होती है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे बताती हूँ कि जो चौथा स्टेप है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं चौथे स्टेप में आपको बताना चाहती हूँ कि बिहार की जलवायु कैसी है। तो आप कहीं भी बहुत जगह पढ़ रखे होंगे उष्णाद्र मानसूनी है, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर उपोष्ण जलवायु है। ठीक है, तो ये उपोष्ण कैसे है, बच्चे बुक में पढ़ लेते हैं लेकिन उनको ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि भाई उपोष्ण जलवायु है अक्षांशीय विस्तार के अकॉर्डिंग, तो ये कैसे है। तो ये चीज़ इसको मैं आपको अगले स्टेप में आपको मैं इस चीज़ को बताने वाली हूँ। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया है कि जो बिहार की जलवायु है किस किस चीज़ से इफ़ेक्ट करती है, कैसी है, कौन से एरिया में कैसी जलवायु है और मिट्टी पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये चीज़ बताने की प्रयास करूंगी कि बिहार की जो जलवायु है वो उपोष्ण जलवायु क्यों है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों का जो क्वेश्चन का डिमांड था कि बिहार की जलवायु क्या है, उपोष्ण जलवायु है, तो क्यों है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है कैसी है, गोलाकार है, लगभग गोलाकार है, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो पढ़ने के लिए ऐसे ही ग्लोब वगैरह आप देखते होंगे। ठीक है, तो ग्लोब जब भी आप देखिएगा तो उसमें 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक तो लॉन्गिट्यूड और दूसरा लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, देशांतर रेखाएं। तो जो देशांतर होती है ना, जो ऐसे ये उत्तरी ध्रुव से जो दक्षिणी ध्रुव की ओर हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, वो क्या होती है, देशांतर होता है। और जो ऐसे वर्टिकली होता है वो क्या होता है, देशांतर होता है। ठीक है, तो जब भी आप ग्लोब देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये जो 0 डिग्री है इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं।
और इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। तो और ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, तो इस वाले रेखा को क्या बोलते हैं, तो कर्क रेखा बोलते हैं। इस सब चीज़ों को, ये बेसिक सी चीज़ है, ये चीज़ें आपको पता होगी तभी आपको समझ में आएगा कि बिहार की जलवायु उपोष्ण क्यों है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, पेशेंस रख के समझिएगा, ठीक है। तो ये जो है भूमध्य रेखा है, ठीक है, और ये जो है कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक वृत्त है। और यहाँ पे आप नीचे आइएगा तो ये क्या है, मकर रेखा है साउथ में, और फिर अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है, कितने पे, 66.5 डिग्री दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। और ये वाला है दक्षिणी ध्रुव है और ये वाला उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव और ये सारी चीज़ें, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त क्या होता है। जैसे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि यार आर्कटिक ऊपर है कि अंटार्कटिक नीचे है कि ऊपर है, मतलब दोनों का नाम एक जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो बच्चे बार बार भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको क्लियर करती हूँ कि आप हमेशा कैसे याद रखें कि आर्कटिक किधर है और अंटार्कटिका किधर है। तो आर्कटिक क्या है, एक ईजी वर्ड है, ठीक है, आर्कटिक, और अंटार्कटिका, तो जब हम बोलते हैं ना तो इसका वेटेज क्या है, ज़्यादा है, और भारी चीज़ें हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। तो इसीलिए अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका सर्कल है वो नीचे है, ठीक है, और आर्कटिक है वो इजी है, थोड़ा सा ये वेट कम है, बोलने में एनर्जी कम लगता है, तो ये हो जाएगा आर्कटिक वृत्त। तो ये ऊपर वाला एरिया हो गया। आई होप आप लोग समझ में गए होंगे। तो ये जो 0 डिग्री है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध, ठीक है। 0 डिग्री के आसपास का जो एरिया आएगा वो उष्ण कटिबंध होगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब सनलाइट होती है ना, जो सूर्य की किरण होती है यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ती है, ठीक है, लंबवत पड़ती है, इस वजह से इस यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ये उष्ण कटिबंध है। इसके ऊपर आइएगा तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ के आसपास का एरिया जो है वहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ के उपोष्ण कटिबंध मिलेगा आपको। तो वहाँ की जो जलवायु होगी उपोष्ण टाइप की होगी। उसके ऊपर जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। और सबसे ऊपर आ जाइएगा कहाँ पे, आर्कटिक वृत्त के पास, तो आपको मिलेगा शीत कटिबंध, ठीक है। उसके बाद वैसे ही आप नीचे आ जाइए, नीचे का मतलब दक्षिणी वाले पार्ट पे, ठीक है। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी में क्या मिलेगा, इसके आसपास के एरिया में आपको उपोष्ण कटिबंध मिलेगा। वैसे ही 66.5 डिग्री साउथ में भी आपको उपोष्ण कटिबंध मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आप आते हैं दक्षिणी ध्रुव पे तो यहाँ पे आपको शीत कटिबंध मिलेगा आसपास में। तभी तो जब भी आप जो रसिया हो गया और उधर कनाडा वगैरह हो गया, उधर का जब भी आप मैप देखिएगा ना तो उधर ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ये चीज़ तो आपको पता होगा। तो जो ये वाला देश है ना 0 डिग्री पे, इक्वेटर पे, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे आइएगा कर्क रेखा, आपको पता होगा कि कर्क रेखा इंडिया से होकर के जाती है। तो चलिए अब आप ग्लोब पे मैप पे देखिए कि इंडिया कहाँ लोकेटेड है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार की जलवायु उपोष्ण क्यों है, ठीक है। तो आप ये पूरे इसको देखिएगा, पृथ्वी को देखते हैं तो आपको यहाँ पे आपको इंडिया मिलेगा। जब भी आप ग्लोब पे देखिएगा आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है इंडिया, ठीक है। और इंडिया का जस्ट दक्षिण, ये उत्तर और पूर्वी भाग में बिहार है, जो आपको थोड़ा सा छोटा सा गोला आपको दिखा रही हूँ ना ब्लू कलर में, ये है बिहार, ठीक है। आप बिहार समझ लीजिए। तो ये किसके आसपास का एरिया है, कर्क रेखा के पास का है। तो इसीलिए ये हो जाता है उपोष्ण जलवायु हो जाती है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये उपोष्ण कटिबंध के आसपास का एरिया है, ठीक है। तो आई होप मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर पाई होंगी कि बिहार की जो जलवायु है उपोष्ण क्यों है, ठीक है। मैं आपको अक्षांश रेखा के आधार पे मैं आपको ये चीज़ बताई हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं 5वें स्टेप में। मैं आपको इसके अगला स्टेप में आपको बता रही हूँ कि क्षेत्रीय विषमता के आधार पे जो बिहार की जलवायु है उसको हम कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बिहार की जलवायु है क्षेत्रीय विषमता है,
मतलब जिधर जाइएगा, जैसे आप बिहार का जब भी आप मैप देखते हैं तो जो किशनगंज साइड का एरिया उधर बारिश ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब बे ऑफ बंगाल से जब मानसून जाता है तो उधर हिमालय वगैरह से टकरा के आता है, किशनगंज में घुस जाता है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। और जो दक्षिणी बिहार का एरिया है वहाँ पे कम बारिश होती है। उधर कंक्रीट है, बालुई मिट्टी है, ये सब चीज़ें आप पढ़े होंगे या आपको पता होगा, आई होप नहीं होगा तो आप जाके देख लीजिएगा। तो उधर का जो एरिया है दोमट मिट्टी वगैरह है, ठीक है। तो उसी के आधार पे, जो क्षेत्रीय विषमता के आधार पे हम कैसे कितनी प्रकार की जलवायु है, इस चीज़ को हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो जो क्षेत्रीय विषमता के आधार पे बिहार की जलवायु 4 प्रकार की है, ठीक है। पहला प्रकार क्या है? उत्तर पश्चिम गिरिपाद प्रदेश। उत्तर पश्चिम, जब भी आप बिहार का मैप देखिएगा तो सबसे पहले हम बिहार को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे गंगा बीचों बीच से होकर के जाती है तो गंगा के जो ऊपर का एरिया है उसको उत्तरी बिहार बोलते हैं, और जो गंगा के नीचे का एरिया है उसको दक्षिणी बिहार बोलते हैं, ठीक है। तो जो अब आप तो समझ गए उत्तर, और उत्तर के बाद पश्चिम कैसे हो गया? जैसे कि आप ये मान लीजिए कि ये स्क्वायर फॉर्म में ये है, ये रहा बिहार, ठीक है। मैं यहाँ पे मैप ये जल्दी में नहीं बना पा रही हूँ। तो ये हो गया गंगा का मैदान, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया हो गया ना, ये उत्तर पश्चिम गिरिपाद प्रदेश हो गया, ठीक है। और ये वाला उत्तर पूर्वी प्रदेश हो गया। अब आपको समझ में आ गया। और रोहतास इधर वाले एरिया में है, ठीक है। तो ये रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश हो गया, और ये वाला आ गया ये मध्यवर्ती प्रदेश हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो बिहार का जो जलवायु है 4 प्रकार की है। एक तो उत्तर पश्चिम गिरिपाद प्रदेश, और दूसरा हो गया उत्तर पूर्वी प्रदेश, और रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश, और ये क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती प्रदेश, ठीक है। अब मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2020-21 के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ अगले स्टेप में, जो भी जलवायु से रिलेटेड है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा कि बिहार क्या है? एक कृषि प्रधान वाला राज्य है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि बिहार की जलवायु कृषि के अकॉर्डिंग कितने, कृषि के जो क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग कितने प्रकार में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो राज्य में 3 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है। कितने हैं? तो 3 हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो पहला जो कृषि विशिष्ट क्षेत्र है उसमें कितने जिले आते हैं? तो 13 जिले आते हैं। तो जो पहला उससे मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगी, ठीक है। पहला कि जो पहला कृषि जलवायु क्षेत्र है उसमें 13 जिला आता है। कितना जिला आता है? तो 13। और उसमें वो उसका एरिया किधर है? तो उत्तर पश्चिमी जोन। वहाँ पे वर्षा कितनी होती है? तो 1040 मिलीमीटर से 1450 मिलीमीटर वर्षा होती है वहाँ पे। और वहाँ की मिट्टी कैसी है? तो बलुई दोमट मिट्टी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। जो पहला जो विभाजन हुआ है कृषि के आधार पे वो। अब सेकेंड जो दूसरा हुआ है उसमें कितने हैं? 8 जिले हैं। और वो उत्तर जो एरिया है ना, बिहार का उत्तरी एरिया है ना, उधर है। और वहाँ पे वर्षा कितनी होती है? 1200 मिलीमीटर से 1700 मिलीमीटर वर्षा होती है। और वहाँ की मिट्टी कैसी है? दोमट है और चिकनी मिट्टी है, ठीक है। और जो तीसरा एरिया हो जाएगा ना उसमें 17 जिले हैं। तो 17 जिले हैं तो वो किधर आता है? तो दक्षिणी बिहार के, जैसे गंगा का मैदान है ना उसके नीचे आ जाइए तो दक्षिणी जोन कहलाएगा। वहाँ पे वर्षा कितना होता है? तो 990 मिलीमीटर से 1240 मिलीमीटर तक होता है। उधर की मिट्टी कैसी है? मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको मिट्टी के बारे में बताई हूँ। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप पीछे के लेक्चर में जाइए और मिट्टी के बारे में आप देखिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से एरिया में कैसी मिट्टी है। तो जो दक्षिणी जोन है वहाँ पे बालुई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, चिकनी दोमट मिट्टी है। चलिए, मैं आपको आज जलवायु का पहला पार्ट लेकर के आई हूँ और कल मैं इसका सेकेंड पार्ट लेकर के आऊँगी। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए, मैं उसको अपने लेक्चर्स में इंक्लूड करूँगी, ठीक है। और हाँ, आप इस लेक्चर को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इसके अगला लेक्चर नेक्स्ट डे लेकर के आऊँगी। थैंक यू सो मच।